जय हिंद दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर मतलब सब्जेक्ट कौन सा था? केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग कवर कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले एक क्लास इसमें हो चुका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग मतलब डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ था। ठीक है, मतलब एक बेसिक आइडिया लग चुका था कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल पाया जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं। लेकिन ये अरेंज कैसे होते हैं, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना थ्योरी दिया। ठीक है, मतलब अलग अलग मॉडल देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जे थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद बोरबरी का मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हमारा मतलब चैप्टर का नाम क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट हो चुका है, आप लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरी किसने दिया था? जे थॉमसन। ठीक है, तो जे थॉमसन मॉडल को हम लोग किस और मॉडल के नाम से जानते हैं? वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्लम पुडिंग या फिर तरबूज मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जे थॉमसन मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, फिर प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। इन्होंने दिया कब था? 1897 में। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जे थॉमसन ने क्या बोला था? इन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो क्रिसमस केक के जैसा होता है। क्रिसमस केक क्या होता है? आप लोग मतलब गूगल पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, क्रिसमस केक मतलब नॉर्मल सा एक केक होता है। ठीक है, क्रिसमस केक। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बताया कि मतलब एटम जो होता है पूरा पॉजिटिव गोला है। क्या है? पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? ठीक है, एम्बेडेड रहता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? एटम एक पॉजिटिव गोला था, मतलब इनके अनुसार जो एटम है पॉजिटिव गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है क्रिसमस केक में लगे ड्राई फ्रूट के जैसे। क्रिसमस केक जब आप लोग उठा के देखेंगे तो उसमें ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, मतलब सूखा मेवा लगा होता है। तो उन्होंने कहा ये ड्राई फ्रूट का जो मतलब जो प्रेजेंट टाइम में उसमें लगा हुआ है, उसी तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर क्या होता है? अरेंज होता है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बताया कि एटम एक पॉजिटिव गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे ड्राई फ्रूट्स की तरह थे। अब ये इसी को एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं तरबूज की तरीके से। तो उन्होंने कहा ये एग्जांपल तरबूज से भी ले सकते हैं। तरबूज का जैसे लाल वाला पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया जो लाल वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। देखिए, ये तो आइडिया लग चुका था कि स्ट्रक्चर एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, और एक पार्टिकल ऐसा होता है जो न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज हमारे दो प्रकार के, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव संख्या आपस में मिल रहा है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब अगर मान लिया दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट कर देंगे। तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव, मतलब अगर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। इस कंडीशन में वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। इसलिए एटम क्या होता है? हमारा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो इन्होंने क्या कहा? तरबूज का भी हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जिसके अनुसार उनका जो धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन था उसको उन्होंने बताया तरबूज का जो लाल वाला भाग होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है। और जबकि जो बीज होता है मतलब उसका जो सीड होता है, सीड जो इसमें एम्बेडेड होता है वो इलेक्ट्रॉन को बताया। उन्होंने किससे कंपेयर किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बीज की तरह धसे होते हैं, मतलब उसमें एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? पॉजिटिव नेगेटिव आवेश की संख्या क्या होती है? परमाणु में समान होता है, इसलिए जो क्या होता है? एटम उदासीन। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही था कि एटम के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, इसलिए क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन हम लोग आगे केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता। कौन ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक नॉर्मल एटम हम लोग देखें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है, इसलिए क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो ये बात इन्होंने सही बताया। ठीक है, तो इसका दोष क्या था? मतलब इनका जो जे थॉमसन मॉडल का था उसमें ड्रॉबैक क्या था, डिमेरिट क्या था, लिमिटेशन क्या था, दोष क्या था? उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताई उन्होंने एकदम गलत बताया। उन्होंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। इसको अभी आगे एक्सप्लेन कौन करेगा? रदरफोर्ड एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मतलब बोरबरी मॉडल आएगा उससे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हो गया? इसका दोष क्या था? इलेक्ट्रॉन की स्थिति ने गलत बताया कि उन्होंने क्या बताया कि एम्बेडेड एटम के अंदर क्या होता है? एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, लेकिन धसे नहीं होते। ठीक है, दूसरा चीज एटम उदासीन होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। ठीक है, कि एटम उदासीन होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है। लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इनका ड्रॉबैक था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड साइंटिस्ट हम लोग पढ़े थे ना, कैनाल रे का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और गोल्ड और कैनाल रे के आधार पे ही प्रोटॉन का खोज कौन करता है? रदरफोर्ड करते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था इसे अल्फा स्कैटरिंग मॉडल या फिर अल्फा पगरेडन मॉडल कहते हैं। अब अल्फा स्कैटरिंग मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने एक गोल्ड फॉयल लेते हैं, मतलब सोने, मतलब जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें एक गोल्ड का फॉयल लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंट आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल तो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड फॉयल लेते हैं, मतलब सोने का चद्दर लेते हैं। अब सोने का चद्दर क्यों यूज किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्योंकि सोना सबसे ज्यादा आघात वर्तनी होता है, मेलिएबल होता है। मेलिएबल मतलब उसको पीट के पतले सीट में बनाया सकता है, चादर बनाया सकता है, इसलिए वो गोल्ड का यूज करते हैं ताकि पतले से पतला उसको तार बनाए, मतलब सॉरी तार बोल रहे हैं,
चादर सीट बनाया जा सके, ठीक है, इसलिए वो गोल्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल का ही यूज क्यों किया, गोल्ड का ही क्यों यूज किया, क्योंकि वो सबसे अधिक आघात वर्तनीय होता है, मैलिएबल होता है, उसे एक पतले सीट में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा कण क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम, हीलियम हम लोग पढ़े हैं ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 4। तो हीलियम में जो एटॉमिक नंबर होता है बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए इससे, तो ये क्या बन जाएगा, हीलियम प्लस 2 बन जाएगा ना, कितना बन जाएगा, हीलियम प्लस 2, और इसका मास कितना होता है 4 यूनिट होता है। तो हीलियम प्लस 2 जो ये बनता है, यही को क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 4 यूनिट होता है। तो ये क्या करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, जो गोल्ड फॉयल इन्होंने लिया था उस पे अल्फा पार्टिकल को क्या करते हैं, बम्बार्डिंग कराते हैं, और वो ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा हो मतलब क्या क्या होता है। तो उन्होंने जैसा सोचा था ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब उसका एकदम अपोजिट होता है। जो उन्होंने सोचा था कि अगर अल्फा पार्टिकल को हम लोग बम्बार्डिंग कराएंगे गोल्ड फॉयल पे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब उनके सोच से एकदम परे, एकदम अपोजिट चीजें हो गई, ठीक है। तो क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, में अल्फा कण को गोल्ड फॉयल पे बम्बार्डिंग कराते हैं तथा रिजल्ट को एक स्क्रीन पर ऑब्जर्व करते हैं, मतलब अवलोकन करते हैं, देखते हैं क्या चीज होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है अल्फा कण होता क्या है। तो हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकाल दिया तो हीलियम प्लस 2 बनेगा, क्या बनेगा, हीलियम प्लस 2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है गोल्ड फॉयल क्यों यूज किया, ठीक है, क्योंकि ये सर्वाधिक आघातवर्ती, हम लोग पढ़ते हैं ना, गोल्ड सबसे ज्यादा क्या होता है, आघातवर्ती होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या आघातवर्ती होता है, गोल्ड फिर सिल्वर होता है। तो गोल्ड फॉयल क्यों यूज किया, क्योंकि सर्वाधिक आघातवर्ती है। अब देखिए यहाँ पे एक गोल्ड फॉयल का सीट लेते हैं और इस पे अल्फा कण को क्या करते हैं, बम्बार्डिंग। अच्छा देखिए एक चीज ध्यान रखें, अल्फा पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा रिपल्सन और अट्रैक्शन, ठीक है, प्रतिकर्षण और आकर्षण। जब सेम टाइप के चार्ज मतलब प्लस प्लस के पास आता है तो रिपल्सन करते हैं, मतलब दूसरे को ढकेल देते हैं, या निगेटिव माइनस माइनस एक पास आते हैं उनको ढकेल देते हैं। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव जब प्लस माइनस आते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा कण क्या हमारा है, पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब इन्होंने अल्फा कण को इस सीट पे क्या करा, बम्बार्डिंग कराया, तो इन्होंने क्या क्या देखा, सबसे पहली चीज देखा मतलब ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे सीधे पार हो गए। अब भैया देखो बिना डिफ्लेक्शन के तुम कब पार हो सकते हो, जब सामने जगह खाली रहेगा तब तो सीधे चले जाओगे, नहीं तो ऐसे मुड़ मुड़ के जाओगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सीधे सीधे पार हो गए। तो सीधे सीधे पार हो गए तो इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया, तो इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला, इसका मतलब एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है, मतलब एटम अंदर क्या होता है, खोखला होता है। ये पहला पॉइंट इन्होंने बताया। दूसरा चीज इन्होंने देखा, मतलब जैसे जैसे अल्फा कण थोड़ा थोड़ा सेंटर के पास मतलब न्यूक्लियस के पास जाने लगे, मतलब सेंटर के पास जाने लगे, अभी न्यूक्लियस के बाद मतलब सेंटर की तरफ, तो ये छोटे से एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब ये थोड़े से दूर चले गए, एटम से क्या हो गया, दूर, इस जैसे सेंटर के पास ये थोड़े से दूर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, बाहर की तरफ। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब पक्का कोई ना कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो ये डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे से एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब इस एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है एक छोटे से एरिया में क्या है, मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज है, मतलब केंद्रित है, तभी तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। और इन्होंने लगभग 12,000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसे देखा कि जो सीधे से सेंटर पे आया और टकरा के सीधा वापस लौट गया। अब देखिए इसका जो एटॉमिक मास अल्फा कण का बहुत ज्यादा था, इन्होंने ये मतलब सोचा भी नहीं था कि मतलब यहाँ पे अंदर कुछ ऐसा कुछ भारी चीज होगा जिससे टकरा के वापस लौट गया। अगर ये बहुत एनर्जी मतलब इसका स्पीड भी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये टकरा के वापस लौट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ही पावरफुल मतलब मास है, द्रव्यमान है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, मतलब यहाँ से एक पार्टिकल लड़के टकरा के क्या हो गया, वापस चला गया। इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इस एटम का जितना भी मास है लगभग वो कहाँ पे सेंट्रलाइज है, एक छोटे से एरिया में क्या है, सेंट्रलाइज है। तो इन्होंने क्या देखा कि मतलब 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसे बीच से टकराए, क्या हो गया, 180 डिग्री मतलब अपोजिट एंगल पे क्या हो गया, घूम गया, रिटर्न हो गया। इसका मतलब इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम का जितना भी मास होता है, द्रव्यमान होता है, एक छोटे से एरिया में क्या है, सेंट्रलाइज है, क्या है, सेंट्रलाइज। इसी को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इनके थ्योरी के बारे में। तो अल्फा कण का जो मास होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है 4 यूनिट होता है, इसलिए जब तीव्र गति से चल रहे होते हैं, चल रहे अल्फा कण के पास एकदम पर्याप्त मतलब बहुत ही हाई एनर्जी होता है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि हाँ टकरा के वापस लौट जाएगा, तो यही कारण है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या अवलोकन किया कि मोस्टली अल्फा कण बिना किसी डिफ्लेक्शन के फॉयल को पार कर गए। अब फॉयल को पार कर गए इसका मतलब एटम ज्यादातर क्या है, खाली है, कंक्लूजन, ठीक है। एटम के अंदर स्पेस ज्यादातर क्या है, खाली हो गई। इधर अवलोकन ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा, ठीक है। तो कुछ अल्फा कण छोटे एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज छोटी जगह में क्या है, केंद्रित है, वही पॉइंट हो गया, ठीक है।
और इन्होंने क्या देखा, 12,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर वापस लौट गया। इसका मतलब एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है और टोटल जो मास है एक छोटे से केंद्र में क्या है, केंद्रित है, मतलब एक छोटे से जगह में क्या है, केंद्रित है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब 10⁵ गुना कम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लोग पढ़े थे एटम का जो रेडियस होता है, ठीक है, एटम का जो रेडियस हम लोग मेजर करते हैं वो किसमें मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में। किसमें? एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर में। ठीक है, और जबकि एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस, मतलब नाभिक का जो हम लोग रेडियस निकालते हैं उसको हम लोग फर्मी में मेजर करते हैं। किसमें? फर्मी में मेजर करते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना था, 10⁻⁻15 मीटर। देखिए 10 और 15 में कितने का डिफरेंट है, ठीक है, 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो आंसर मतलब क्या हो जाएगा, 5.5 गुना, मतलब 10⁵ गुना क्या होता है, छोटा होता है। कौन? न्यूक्लियस। किसके रिस्पेक्ट में? एटम के रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, याद देखिए, तो एटम का त्रिज्या हम लोग एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं जो कि 10⁻10 मीटर होता है। न्यूक्लियस की त्रिज्या फर्मी में मेजर करते हैं 10⁻5 मीटर। तो नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। या करो यहाँ पे। तो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था। ठीक है, अब रदरफोर्ड का मॉडल का जो मुख्य बिंदु था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मतलब वो सारी चीजें वही कंक्लूजन यहाँ पे लिखा गया। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एटम का मोस्टली मास क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहे होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस का जो साइज है एटम के साइज से क्या होता है, बहुत छोटा होता है। हालांकि यहाँ पे किसी काम का नहीं, ऐसे डायरेक्ट ये थ्योरी तो लिखने के लिए आएगा नहीं, अगर क्लास 9 में पढ़ रहे हो तो ये चीज आपको लिखने के लिए आता है। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल का जो दोष क्या था, ठीक है, इसका हम लोग मैक्सवेल का सिद्धांत पढ़ेंगे और बोरबरी का मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका दोष क्या था, इन्होंने बताया कि सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब देखिए जब सर्कुलर पाथ पे कोई भी पार्टिकल चक्कर लगा रहा होता है उस कंडीशन में उसमें एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन होगा तो उसमें से एनर्जी रेडिएट होगा, एनर्जी रिलीज होगा। अब भैया अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होती रहेगी तो एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसका एनर्जी खत्म होगा कि नहीं। अब किसी चीज का जब एनर्जी खत्म होगा सर्कुलर पाथ पे तो धीमे धीमे उसका एनर्जी खत्म होते 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 आके न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन आके टकरा गया तो इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। अगर ऐसा होता तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, मैटर नहीं एग्जिस्ट करता तो ब्रह्मांड बनता ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब इस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब ये तो था कंक्लूजन क्या, अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक टाइम बाद आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और न्यूक्लियस में गिर के एटम को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसी को बोरबरी आगे आके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग मैक्सवेल का सिद्धांत पढ़ते हैं, उसके बाद बोरबरी का सिद्धांत पढ़ते हैं। अब आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, मतलब मैक्सवेल ने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ये मतलब एटॉमिक मॉडल से संबंधित नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, जब भी कोई आवेशित कण, ठीक है, जब भी कोई आवेशित कण एक आकर्षण बल मतलब किसी अट्रैक्टिव फोर्स के अंतर्गत अगर रिवॉल्व कर रहा है, मतलब या मूविंग कर रहा है, गति कर रहा है, तो लगातार अपना एनर्जी लॉस करता रहता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करता है, अपना एनर्जी क्या करता है, लॉस करता रहता है। अब एनर्जी लगातार लॉस करता रहेगा तो वही सेम चीज इलेक्ट्रॉन किसके इफेक्ट में रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस को अपने तरफ अट्रैक्ट किया रहता है ना, मतलब एक आकर्षण बल के प्रभाव में क्या करता है, ये रिवॉल्व करता रहता है और लगातार रिवॉल्व करेगा तो अपना एनर्जी क्या करेगा, लॉस करता रहेगा। तो इसी सिद्धांत को मतलब जो रदरफोर्ड का जो एक्सप्लेनेशन था, मतलब एक्सप्लेन तो नहीं कर पाए, तो मैक्सवेल दिया था, इनका भी ये सिद्धांत इस जगह पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है नील बोर। क्या आता है? नील बोर। तो नील बोर अपना एटॉमिक मॉडल देते कब? 1912 में। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल का जो दोष था, जो उनके मतलब कमियां थी जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए नील बोर ने अपना सिद्धांत देते। ठीक है, तो नील बोर ने क्या कहा था, सबसे पहली चीज एक ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे मान लिया रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये पहला सेल, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, फिर कक्षा बोलते हैं। ठीक है, ये एनर्जी लेवल को बताता है, मतलब जो ऑर्बिट होता है ना, एनर्जी लेवल को बताता है कि मतलब उसका एनर्जी कम। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस से जितना दूर हम लोग जाएंगे, ठीक है, ये न्यूक्लियस होगा, ये ऑर्बिट होगा, मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ इसमें होंगे। ये एनर्जी लेवल को बताता है, मतलब ऊर्जा के स्तर को बताता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, मतलब ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे एनर्जी लेवल क्या होता है, घटता रहता है। ठीक है, तो नील बोर ने क्या कहा, ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा, उनके मॉडल के हिसाब से अगर लगातार रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, एटम में आके मतलब न्यूक्लियस में आके टकरा जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
लेकिन इन्होंने क्या, नील बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन केवल कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, मतलब उनका अपना घर, अपना रास्ता क्या होता है, फिक्स होता है कि इसी में इनको रिवॉल्व करना है, ठीक है, जिन्हें हम लोग डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं। अच्छा, कहीं कहीं ऑर्बिट लिखा रहता है, सेल भी मतलब वही होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कक्षा बोलते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट या डिस्क्रीट सेल बोलते हैं, जिसे हम लोग विभक्त कक्षा बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक अपने फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रिवॉल्व करता है तो ऊर्जा का ना तो अवशोषण करता है ना ही उत्सर्जन करता है। यही बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। नील बोर ने कहा जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका कक्षा यही है, ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना के एल एम एन कौन सी कक्षा में कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, इसका ये कक्षा है, अगर ये अपनी कक्षा में ही रिवॉल्व करेगा तो ना तो ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, ना तो अवशोषण करेगा, ना ही रेडिएट करेगा, ना ही उत्सर्जन करेगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में अपने से ऊपर या फिर अपने से नीचे वाले कक्षा में जाएगा तभी ये एनर्जी को मतलब निकालेगा या फिर अवशोषण करेगा। इसका मतलब अगर अपनी कक्षा में है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, विकिरित नहीं करेगा, नहीं निकालेगा, उत्सर्जित नहीं करेगा। इसका मतलब उसका एनर्जी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, अगला पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर वाली कक्षा, जैसे मान लीजिए ये हमने क्या बताया, जो जितने भी ऑर्बिट होते हैं, सेल होते हैं, ये एनर्जी लेवल को बता रहा है। अच्छा बताइए, यहाँ पे एनर्जी लेवल, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसका एनर्जी कम है, अगर इसको यहाँ इस वाले सेल में जाना है तो इसमें तो ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर वाली कक्षा या मान लीजिए अपने एनर्जी लेवल अपनी कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाएगा तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तभी तो यहाँ पहुंच पाएगा, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर वाली कक्षा में जाता है तो एनर्जी का क्या करता है, अवशोषण करता है, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़े क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। इसी का उल्टा जब पास आता है, ठीक है, मतलब इस मान लीजिए इस सेल से पास आएगा अपने वाले सेल में, तो एनर्जी, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी लेवल कम है। जब इसका एनर्जी खत्म होगा तभी तो यहाँ पाएगा। इसका मतलब एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, इसका मतलब विकिरित करेगा, मतलब उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर वाली कक्षा में जाएंगे तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे, अवशोषण करेंगे, और जबकि दूर से जब पास आएंगे, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस वाली कक्षा से दूर के जब न्यूक्लियस के पास आएंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो कक्षाएं होती है, ऑर्बिट्स होती है, क्या बताते हैं, एनर्जी लेवल, मतलब ऊर्जा के स्तर को बता रहे होते, दर्शाते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले एनर्जी से कम, उसके ऊपर जाएंगे ज्यादा, और ऊपर जाएंगे और ज्यादा, और ऊपर जाएंगे और ज्यादा। तो ये ऑर्बिट, ये कक्षा की संख्या होती कितना है, ठीक है, कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल ऑर्बिट की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। उसको हम लोग दर्शाते कहते हैं, पहले ऑर्बिट को के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। ये 7 हमारे क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये पहला जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, पहला ऑर्बिट जिसे हम लोग के दिखाते हैं, फिर एल एम एन ओ पी क्यू, ऐसे पूरे 7 कितने होते हैं ऑर्बिट, इसके बोलते हैं, इसको एल एम एन ओ पी क्यू, ये 7 क्या होता है ऑर्बिट। अब जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ये एनर्जी बढ़ता जाता है, और नीचे की तरफ आते हैं एनर्जी क्या होता है, घटता रहता है। अब देखिए इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट भरे कैसे हैं। इसके लिए नील्स बोर ने एक फार्मूला दिया कि किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2n² फार्मूला थे, किससे, 2n² से। ये n का वैल्यू क्या होता है, n का वैल्यू 1 से लेकर 7 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए पहला सेल हमारा क्या होता है, k, तो k के लिए n का वैल्यू क्या होता है, 1, l के लिए n का वैल्यू 2, m n o p q, ठीक है। अच्छा मान लीजिए k से पूछा है k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो k फार्मूला क्या होता है, 2n²। अब k के लिए n का वैल्यू कितना होता है, 1, तो n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, इसका मतलब पहले ऑर्बिट में पहले सेल में k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब मान लीजिए l पूछता है, l में कितने, तो l के लिए n का वैल्यू कितना होता है, 2, तो 2n² फार्मूला इसे पुट कीजिए, 2 × 2 का स्क्वायर, 4 2 8, इसका मतलब l सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एम सेल में कितने भर जाएंगे, तो ये आप लोगों को पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो 2n² फार्मूला दिया था, किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था, कि किसी भी कक्षा में किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाता है, ये चीज से, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने इस कंक्लूजन पूरा जो निकला, विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, किसी कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे कितना होंगे, 2n² फार्मूला से, किस फार्मूला से भर जाएगा, 2n² से। इसको दिया किसने था, नील्स बोर ने दिया था। अब जैसे आप लोग ऑक्टेट रूल पढ़े होंगे, ऑक्टेट रूल क्या होता है, कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में, मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया ये, ठीक है, मान लीजिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें, जो सबसे बाहरी वाला सेल होगा उसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल या फिर आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, या इसी को ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है।
इसी को आउटर मोस्ट, मतलब सबसे जो बाहर वाला सेल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट वैलेंस सेल बोलते हैं। इस वैलेंस सेल में कोई भी एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो इनर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनर्ट, मतलब वो लेस रिएक्टिव, मतलब ये समझ लीजिए उसका पेट भर जाएगा, ठीक है। तो ये चाहता है, तो सबसे बाहरी कक्षा जैसे हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं या फिर आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8। 8 क्यों होंगे कि ताकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे हीलियम, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, मतलब 98 ग्रुप का जो एलिमेंट होता है। हीलियम को छोड़ के हीलियम कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं 2, 8, 8, 18, 36 ऐसे पढ़ते हैं ना, सेल भरे जाते हैं, ठीक है। तो हीलियम को छोड़ के बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनको इनर्ट गैस बुलाता है, नोबल गैस बुलाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब तक आंतरिक सेल भर नहीं जाता तब तक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को भरना है तो सबसे पहले इसी कक्षा में भरेगा, ये पूरा कंप्लीट फिल हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएगा, तभी से फिल होगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब तक ये फिल नहीं हो जाएंगे तब तक फिल नहीं होगा, ठीक है। अब ये सारा पॉइंट हो गया। अब इसी में कंक्लूजन में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जैसे मान लीजिए हमारा एटम हो गया, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगा रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर पाया था, इनको कंबाइनली रूप से हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। क्वेश्चन पूछता है न्यूक्लियन में कौन कौन आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन में नहीं आता, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या करता है, न्यूक्लियस से क्या लगा रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। अब किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में इक्वल है, इसका मतलब एटम क्या होगा हमारा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ठीक है। अब जब रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से अंदर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ठीक है, आइसोटोप्स के यूज क्या होता है, ठीक है। एक क्लास इसका और आएगा छोटा सा 8-10 मिनट का, इसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है भाई। देखो हो सकता है मेरे पास बोर्ड अच्छा नहीं हो, कैमरा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा नहीं हो वीडियो का, बट कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना मेरा, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।